हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी बहुत अच्छे होंगे। एमटीएस के सभी को मालूम है एग्जाम चल रहे हैं। 30 सितंबर से स्टार्ट हुए थे, 14 नवंबर तक के चलेंगे। तो जिन बच्चों के अभी तक एग्जाम्स हो गए उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारी गुड विशेस। और जिन बच्चों के अभी एग्जाम होने बाकी हैं उन सबके लिए एक बिग सरप्राइज। एक आज का जो लेक्चर हम लेके आए हैं इसमें एमटीएस के 30 सितंबर से लेके, ठीक है, 20 अक्टूबर तक जितने शिफ्ट के अंदर वन वर्ड पूछे गए हैं सारे हमने इनकलकेट कर लिए एक ही वीडियो में। तो टाइम नहीं खराब करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे होता कुछ नहीं है, एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है कि यस, जो हम कंटेंट ला रहे हैं मेहनत करें, बच्चे उसे पसंद करें। दैट्स इट, इतनी बात होती है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये एमटीएस के 2024 के अंदर सारे वन वर्ड जो जितनी शिफ्ट के अंदर आए हैं वो हैं सारे वन वर्ड, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे हैं ये। चलिए इन्हें देखते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट चेक करिए। अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, कैसी स्पीच? अ लॉन्ग स्पीच, एक लंबी स्पीच। ठीक है, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है वो। एक लंबी स्पीच, ठीक है। तो ऑप्शन पहले देखेंगे। प्रोलोग, प्रोलोग क्या होता है? किसी भी ऐसे के, ठीक है, कोई हम ऐसे पैराग्राफ, कोई बुक है जो स्टार्टिंग में जो एक छोटा पैराग्राफ लिखा जाता है, उस पैराग्राफ में लिखा होता है कि ये पूरी बुक किस चीज के बारे में है। या हम कोई ऐसे की स्टार्टिंग करते हैं तो पहले प्रीफेस लिखते हैं ना कि इस ऐसे के अंदर हम क्या लिखने जा रहे हैं, ये ऐसे किस चीज के बारे में है। अब देखिए कोई अच्छी नॉवल होगी, ठीक है, या कोई ऐसे राइटिंग हम जब करते हैं तो स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ लिखते हैं, प्रीफेस जिससे बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोलोग। प्रोलोग किसी भी स्पीच में, किसी भी राइटिंग के स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ होता है जो लिखा जाता है। वो ये बताता है कि वो पैराग्राफ जो है या वो पूरी बुक है किस चीज के बारे में है। तो प्रोलोग है जो स्टार्टिंग में लिखा जाए, किसी भी स्पीच के स्टार्टिंग में बोला जाए, 4 शब्द हम बोल दें उसके बाद पूरी स्पीच बोलें, ठीक है, किस चीज के बारे में स्पीच बोलने जा रहे हैं, इस तरह से। तो जो किसी राइटिंग में, किसी स्पीच के स्टार्टिंग में बोला जाए या लिखा जाए उसे बोलेंगे प्रोलोग। पहले, पी से पहले। एपीलोग, एपीलोग का मतलब होता है एक ऐसी स्पीच, एक ऐसा पैराग्राफ, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कंक्लूजन। हम जैसे ऐसे राइटिंग करते हैं तो ऐसे राइटिंग के लास्ट में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, उसमें अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स लिखते हैं, या ये बताते हैं कि हमने कंक्लूड कैसे किया, ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में क्या क्या चीजें थी। कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन, कंक्लूजन। ये किसी भी ऐसे लेटर राइटिंग स्पीच के अंदर लास्ट में, एंड में लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? एंड में। और ये स्टार्टिंग में, याद रहेगा, स्टार्टिंग। प्री, प्रो से याद करना, पी मतलब पहले, एपी मतलब बाद में, मोनो, मोनो का मतलब एक, वन, ठीक है, वन। तो क्या पूछा जा था? अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन और परफॉर्मेंस। एक लंबी स्पीच जिसमें एक ही इंसान बोलता रहे, दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग। हैरांगे, हैरांगे का मीनिंग होता है एक ऐसा लाउड भाषण, एक एंग्री वॉयलेंट तरीके से, मतलब भड़काऊ भड़कीला भाषण, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी स्पीच जिसमें हम अपना काम करने के लिए सामने वाले को इंसिस्ट करें, भाई हमारा काम आप कर दो, एंग्री, ठीक है, बहुत ही भड़काऊ भड़कीला भाषण, मतलब एक ऐसा भाषण जिसको सुनकर सारे लोग हैरान हो गए थे, ठीक है। एक ही इंसान बोलता है इसके अंदर भी, लेकिन ये भाषण कैसे होता है, ये स्पीच कैसे होती है? भड़काऊ टाइप की, वेरी लाउड एंग्री टाइप ऑफ, याद रहेगा। तो लॉन्ग स्पीच बोली थी बच्चे, लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। अगर होता कि लॉन्ग स्पीच वन पर्सन और कैसी लाउड और लॉन्ग होती, यहाँ पे लॉन्ग के साथ में अगर लाउड आ जाता तो फिर ऑप्शन क्या बनता? हैरांगे। ध्यान रखना, ठीक है, भड़काऊ भाषण, एक लंबा भाषण जो भड़काने वाला हो, इस तरह से अगर आ जाए तो हैरांगे। लेकिन लाउड नहीं था, लॉन्ग स्पीच थी एक पर्सन के द्वारा, तो मोनो, मोनो का मतलब एक, ठीक है, लोग, जो बोला जाए। नेक्स्ट आंसर क्या हो गया? मोनोलॉग। अ शॉर्ट टेक्स्ट विच इज एडेड एट द एंड, अभी बताया था ना, एंड में जो होता है एपीलॉग, ठीक है, एंड में जो जुड़ता है। इजी। एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, एक ऐसा स्थान जहां पे जो दिमागी तौर से, जो मेंटली, जो लोग दिमाग से जो कमजोर होते हैं, ठीक है, तो उन्हें कहां रखा जाता है? उस प्लेस को क्या बोलते हैं? वैसे बोलते हैं सैनेटोरियम,
ठीक है, सेनेटोरियम बोलते हैं। एसाइलम वैसे इसका सही आंसर नहीं है, एसाइलम उन लोगों के लिए होता है जो रिफ्यूजीज होते हैं, ठीक है, रिफ्यूजीज को बोलते हैं, या फिर जो अपनी कंट्री से फ्ली कर जाते हैं और फ्ली कर कर दूसरी कंट्री में आ जाएं। तो मान लो जो रिफ्यूजीज होते हैं या दूसरी कंट्री के लोग फ्ली करके हमारी कंट्री में आ गए, हमारी कंट्री के लोग कहीं और चल गए, शरण के लिए चले गए, तो रिफ्यूजीज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में आ जाते हैं, और उन लोगों को गवर्नमेंट क्या देती है, अपने शरण में रख लेती है, गवर्नमेंट उन्हें सारी प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। उन्हें कहाँ रखा जाता है, ऐसे लोगों को एसाइलम्स में रखा जाता है। एक ऐसे लोग जो अपनी कंट्री को छोड़कर किसी और की कंट्री में जाएं और उन लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन दी जाए, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन दी जाए, तो उन्हें कहाँ रखा जाता है, एसाइलम्स में, ठीक है। वो प्लेसेस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, दोज प्लेसेस आर कॉल्ड एसाइलम्स, ठीक है। और सेनेटोरियम होता है एक ऐसा प्लेस जहां पर आप बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, बहुत लंबी बीमारी, बहुत लंबे समय से आपको कोई बीमारी चल रही है, तो ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट कहाँ होता है, सेनेटोरियम में। देयर इज अ डिफरेंस, सेनेटोरियम इज फॉर द मेंटली इल पीपल, लंबे समय से जो कोई बीमारी से जूझ रहा है, एंड एसाइलम्स फॉर दोज जो दूसरी कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री, अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरे की कंट्री में जाके रहे, और उन लोगों को वहां की गवर्नमेंट, जहां वो गए हैं वहां की गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्ट करे, तो वो प्रोटेक्टेड हाउस, जिन हाउसेज में वो रहते हैं, दोस हाउसेज, दोस प्लेसेस आर कॉल्ड एसाइलम्स, ठीक है। हाँ, अगर मान लो ऑप्शन में सैनिटोरियम हो ही नहीं तो फिर आप एसाइलम में क्लिक करेंगे, क्योंकि एसाइलम का मीनिंग एक ये भी होता है, मतलब एक ऐसा घर जहां पे आपको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करके रखे। लेकिन ये जो मीनिंग है ना, ये ऑब्सोलीट हो गया है। ऑब्सोलीट का मीनिंग समझते हैं, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम अब इसको ज्यादा यूज नहीं करते। सही आंसर होगा सैनिटोरियम, ठीक है, जहां पे लंबे समय से कोई बीमारी से जूझ रहा है और गवर्नमेंट उनका इलाज करती है, ठीक है, जहां जिस प्लेस पे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। सैनिटोरियम काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स की आप बोल सकते हो, ठीक है। वैसे ही हॉस्पिटल्स होते नहीं है, ठीक है, काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स बोल सकते हो, याद रहेगा। इसको ऐसे याद कर लो, सेनोरिटा की याद में, सेनोरिटा की याद में वो सैनिटोरियम चला गया, याद रहेगा। सेनोरिटा की याद में सैनिटोरियम चला गया, याद रहेगा ना। एसाइलम्स जिनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे। चलिए, अ प्लेस वेयर डेड पर्सन्स बॉडी इज क्रीमेंटेड, ठीक है, वो तो शमशान घाट जिसे बोलते हैं, शमशान घाट, शमशान घाट को बोलते हैं क्रीमेटोरियम, ठीक है, जहां पे क्रीमेंटेड की जाती है बॉडी, क्रीमेटोरियम, ठीक है। और जो सारे वो राइट्स होते हैं उसको बोलते हैं फाइनल राइट्स, जो सारे रिचुअल्स होते हैं ना, मतलब मटकी फोड़ना, चारों तरफ पानी डालना, फिर फ्यूल देना, मतलब आग देना, तो वो सारे क्या होते हैं, फाइनल राइट्स, ठीक है, क्रीमेटोरियम। अ स्टोर हाउस फॉर, क्या है, थ्रेश्ड है ये, थ्रेश, TH, इसको टी करना, थ्रेश्ड ग्रेन, थ्रेश्ड ग्रेन। देखिए, थ्रेश ग्रेन क्या होती है, थ्रेशिंग करना। पहले के टाइम में क्या होता था, जब मशीन्स नहीं होती थी ना, तो गेहूं या कोई भी धान जब निकलता था तो उनकी बड़ी बड़ी बंसीटियां होती थी, मतलब लंबे लंबे वो क्या बोलते थे, बंसीटियां, मतलब लंबे लंबी डंडियां होती थी। क्योंकि देखो गेहूं का दाना छोटा छोटा होता है ना, बिल्कुल छोटा छोटा, लंबी ऐसे डंडी होती है, इस तरह से ऐसे लंबी डंडी होती है, और इनमें क्या होता है, छोटे छोटे गेहूं के धान होते हैं, ऐसे छोटे छोटे, ये गेहूं होती है ऐसे, है ना, इस तरह से बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे इस तरह से। तो ये सब जो गेहूं होती है, इसको डंडी से अलग करने के लिए क्या करते थे, इसका गट्ठल बना लेते थे, डंडियों का पूरा गठड़ी सी बना लेते थे, और ऐसे कूटते थे किसी प्लेस के ऊपर जोर जोर से। तो ऐसा कूटने से क्या होता था, जो गेहूं के दाने होते थे ना, वो अलग हो जाते थे, जमीन पे अलग हो जाते थे, और लकड़ियां अलग हो जाती थी। तो लकड़ियों को वो साइड कर देते थे और दानों को अलग कर देते थे। लेकिन अब तो ऐसा है ही नहीं। तो थ्रेशिंग करना मतलब कूटना, मतलब थ्रेशिंग। अब ये नहीं है तुम अपने फ्रेंड को कूटो तो थ्रेशिंग, वो नहीं होता, ठीक है। किसी धान को कूटकर उसको अलग कर दिया जाए, ठीक है, इतना कूटे कि वो अलग हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग, याद रहेगा। तो क्या था, थ्रेश, एक ऐसा स्टोर जहां पे थ्रेश करके ग्रेन को रखा जाए। जहां ग्रेन्स को रखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेनरी। ग्रेन्स मतलब आपके अनाज, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल शेल्टर फॉर अ डॉग, ठीक है, डॉग के लिए कैनल, कैनल बोलते हैं, याद रखना, कैनल, कैनल इज अ प्लेस फॉर डॉग्स, ठीक है। अब देखिए, लायर, लायर एक ऐसा प्लेस होता है, अ प्लेस वेयर
वाइल्ड एनिमल्स रेस्ट, स्लीप, ओके, रेस्ट, स्लीप एंड ईट, ठीक है। दे स्टे, एक ऐसा स्थान जहां पे वाइल्ड जो एनिमल्स है ना वो रहते हैं, वहीं पे सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनका बेसिकली घर होता है, किसका? वाइल्ड एनिमल्स का। लायर, हच, हच एक तरह का ना वुडन घर होता है छोटा सा, इस तरह का वुडन घर होता है छोटा सा, वुडन हट होती है, एक छोटी सी हट, हट काइंड ऑफ होती है, छोटी सी हट होती है, ठीक है, वुडन की होती है लेकिन ये हट। तो इसके अंदर स्मॉल एनिमल्स रहते हैं, जैसे रैबिट हो गया, इस तरह के स्मॉल एनिमल्स को रखा जाता है। छोटी छोटी हट्स होती हैं, लोग यहाँ इंडिया में तो कल्चर नहीं है, फॉरेन्स में लोग रखते हैं, ठीक है, फॉरेन में तो वहां पे क्या करते हैं, छोटी छोटी हट रख लेते हैं घर के बाहर, और वो वुडन की बनी होती है, वुड की, वुडन हट, तो उसके अंदर रैबिट्स को, छोटे एनिमल्स को रखा जाता है, हच, ठीक है, एक छोटी वुडन हट को बोलते हैं जिसके अंदर रैबिट्स वगैरह को रखा जाए। बरो, बरो होता है एक छेद, मतलब जमीन के अंदर जब कोई होल कर दे, ये बरो बेसिकली रैबिट्स ही करते हैं, या स्मॉल एनिमल्स जो जमीन के अंदर होल कर दे। क्यों करते हैं? जिससे कि वो खुद को अंदर जाके छुपा लें, अंदर जाके रहते हैं ना, तो जो जमीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर होल कर दें, छोटे एनिमल्स, बड़े नहीं, छोटे एनिमल्स, तो उसको बोलते हैं बरो। ज्यादा ये आता है रैबिट्स के लिए, ठीक है, रैबिट्स के लिए। अब ना काफी बच्चे बोलते हैं मैम हैबिट और रैबिट्स में हम कंफ्यूज होते हैं, इसको ऐसे याद करना, कभी नहीं भूलोगे। रैबिट के 2 कान होते हैं ना, ऐसे 2 कान, तो 2 भी आए, याद रहेगा, और हैबिट में एक ही भी आता है, ध्यान रखना ऐसे, कभी नहीं भूलोगे। कैनल फॉर डॉग्स, एपी, एपी मतलब बीज, जहां पे बीज को रखा जाए। डेन, डेन मतलब लायन के लिए, जहां पे लायन रहता है, लायन, लायन का घर, डेन, कभी कोई नहीं जाएगा यहाँ पे, जाना ही मत, ठीक है। तो डॉग, डॉग के लिए क्या है? कैनल, इजी। नेक्स्ट, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, एक ऐसा इंसान जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे ही विश्वास नहीं करता। देखिए यहां से 2 चीजें हम समझेंगे, एक तो होता है जो भगवान को ना माने, एक तो होता है जो भगवान को मानता है, थीस्ट, थीस्ट, ठीक है, जो मानता है, मानता है, बिलीवर, मानता है, ठीक है। एक होता है अथीस्ट, अथीस्ट जो ना माने। एक होता है कि अच्छा, जैसे मान लो मैं भगवान को मानूं तो मैं क्या हूं? थीस्ट। अब मैं बोलूं कि मेरे पापा मम्मी सब मानते हैं लेकिन मैं ना मानूं तो मैं क्या बन गई? अथीस्ट। मैं भगवान को नहीं मानती लेकिन वो मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो मान रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानती, तो मैं क्या बन गई? अथीस्ट। एक अग्नोस्टिक वो इंसान होते हैं जो कहते हैं कि हमें मानने और ना मानने से मतलब ही नहीं, हम तो कहते हैं भगवान की एग्जिस्टेंस पे हम क्वेश्चन उठाते हैं कि भगवान नाम का कोई आइडल है भी क्या, हम तो उसकी एग्जिस्टेंस पे, उसके होने पर ही सवाल उठाते हैं। समझ पा रहे हैं? थिया, THEIA, थिया, थियो, इस तरह के वर्ड्स आ जाए ना, ये सब गॉड से रिलेटेड हैं, रूट वर्ड है ये, ठीक है। तो थीस्ट जो भगवान को माने, अथीस्ट जो भगवान को ना माने। अरे मैं मानती हूँ, ठीक है, मैं मानती हूँ भगवान को, जो भगवान को ना माने। और अग्नोस्टिस वो कहता है कि हम भगवान के एग्जिस्टेंस पे, उनके होने पे ही क्वेश्चन उठाते हैं। ऐसा कौन था मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एक इंग्लैंड के बहुत फेमस राइटर हैं जो बिल्कुल कट्टर जिसे बोलते हैं ना अग्नोस्टिक थे, और बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स भी लिखी हैं। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन थे वो राइटर, ठीक है। अग्नोस्टिक जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे, उनके होने पर ही जो सवाल उठाए, और जो भगवान को माने थीस्ट, जो ना माने अथीस्ट, और जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन उठाए अग्नोस्टिक। क्योंकि पेपर में ना ये चारों ऑप्शंस आए हैं, एक बार आया था थीस्ट, अथीस्ट, अग्नोस्टिक, एक कोई और वर्ड था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये भगवान को मानते हैं, ये नहीं मानते, ये भगवान के होने पर ही क्वेश्चन उठाते हैं, अग्नोस्टिक। नेक्स्ट वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशनल, एंड है ये, एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मान लो कहीं आर्ट गैलरी लगी है, ठीक है, वो चले तो जाते हैं देखने के लिए, लेकिन वो खुद प्रोफेशनल नहीं होते, जाके बस 10 कमियां निकाल देंगे, अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करेंगे पता नहीं कितनी आर्ट लवर हो, तो वो मतलब खुद प्रोफेशनल नहीं होते, लेकिन चले जाते हैं शौकिया तौर पे, तो उन्हें क्या बोलते हैं? एमेच्योर। वन हु कैन यूज ईदर हैंड विद ईज, एक ऐसा इंसान जो दोनों हाथ को यूज कर ले। 3 इडियट्स में था ना वो टीचर, कौन था, क्या नाम था उसका? एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब बोथ, दोनों हाथ, एम्बी, ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस,
एक ऐसा इंसान जो दोनों हाथ, वो 3 इडियट्स के अंदर वो टीचर था ना, दोनों हाथ से जो लिख लेता था, जो दोनों हाथ के अंदर क्या हो, निपुण हो, जिसको दोनों हाथ से लिखना आता हो, दोनों हाथ से काम करना आता हो, उसे बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस, वन हु कैन यूज ईदर हैंड, दोनों, ठीक है, ईदर। नेक्स्ट, a person who believes in or tries to bring about a state of lawless, एक ऐसा इंसान जो लॉलेस हो, एक तो लॉ को फॉलो करता हो और एक लॉलेस जो लॉ को फॉलो ना करे, मतलब एनार्किस्ट, अराजकता, अनार्किस्ट का मतलब अराजकता, एक ऐसा इंसान जो अराजकता पे विश्वास करे कि हर जगह। ऐसा कौन था? हिटलर, ठीक है, मुझे इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ऐसा कौन था, कौन कौन लोग थे, ठीक है, उनका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइएगा, ऐसे कौन कौन से थे जो एनार्किस्ट रहे हैं हमारे हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज चेंजेस हिज फेथ, एक ऐसा इंसान जो अपना फेथ चेंज कर ले, मतलब जो हमारे रिलीजन है, रिलीजियस बिलीफ हैं, हमारे कस्टम्स हैं, उनको ही चेंज कर ले, उसका उसमें विश्वास ही ना हो, वो कहे मैं तो नहीं मानूंगा इन सबको, तो उसे क्या बोलेंगे? अपोस्टेट। इसके सिनोनिम्स और क्या बन सकते हैं? इसके सिनोनिम और क्या बन सकते हैं? अपोस्टेट, एक ऐसा इंसान जो सोशल बिलीफ को, सोशल कन्वेंशंस को, जो रिलीजन को ना माने, वो अपने अपने रिलीजन को ही चेंज कर ले, उसे क्या बोलेंगे? रिनाउंस, उसने रिनाउंस कर लिया, ठीक है, रेनिगेट कर लिया, ठीक है, अबंडन, ना मानना, अबंडन, ना मानना, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो अपने सोशल बिलीफ को ही चेंज कर ले, फेथ को ही चेंज कर ले, अपोस्टेट, अपोस्टेट अपनी स्टेट को ही चेंज कर ले, इस तरह से लर्न करना इसे। और ये इसके सिनोनिम्स बहुत अच्छे हैं, रिनाउंस करना, रेनिगेट करना, अबंडन करना, ठीक है, रिनाउंस काफी बार आया है पेपर में, बहुत बार आया है। नेक्स्ट, एंड अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, अनकन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? अनकन्वेंशनल से आप समझिए, जैसे इसको ऐसे समझिए, कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? हमारी परंपरागत तौर तरीके, परंपरागत है ना, कन्वेंशनल बिलीफ है, जैसे मैं बोलूं मेरा कन्वेंशनल बिलीफ है कि मुझे दिवाली इस तरह से सेलिब्रेट करनी है, या मेरा परंपरागत तरीका ये है, मैं तो ऐसे ही करूंगी। अनकन्वेंशनल मतलब इररेगुलर, अनयूजुअल, ठीक है, जो हमारे तौर तरीकों को या अनयूजुअल तरीके से जो रहे, जो हमारे परंपरागत तरीकों को ना माने, ये मतलब सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं ना, मतलब उन पे फेथ नहीं करते, वो कहते हैं कि सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स आप लोगों के लिए बने, मेरे लिए नहीं बने, ऐसे लोग सोसाइटी से दूर रहना पसंद करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बोहेमियन, बोहेमियन, ठीक है, जो अपने आप को सोसाइटी से दूर कर ले, अनकन्वेंशनल तरीके को ना मतलब अपनाए, ठीक है, कन्वेंशनल ये नहीं है, ये क्या है? अनकन्वेंशनल। जैसे आप और हम सब क्या हैं? कन्वेंशनल हैं, हम अपने तौर तरीके, परंपरागत तरीके से रहते हैं, देखो सोसाइटी में रह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनकन्वेंशनल होते हैं, जो सोसाइटी से दूर रहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? बोहेमियन। ध्यान रखा, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखे से, हाँ। और इसे कर्टियस भी बोल सकते हैं, कर्टियस। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, एक ऐसा इंसान जो स्पेलिंग में बैड हो। कैको मतलब बैड, कैको का मतलब क्या है? बैड। ग्राफर का मतलब है ग्राफी, ग्राफी राइटिंग, ग्राफी का मतलब क्या होता है? राइटिंग। अगर ई आर लग गया उस काम को करने वाला, जैसे मान लो टीच एक वर्ब है, टीच एक वर्ब है, इसके अंदर सफिक्स किया ई आर, तो ये क्या बन गया? टीचर, टीचर। इसका मतलब वर्ब के अंदर ई आर सफिक्स करने से ये क्या बन रहा है? कॉमन नाउन। वैसे ही सिंग एक वर्ब है, सिंग के अंदर ई आर सफिक्स किया तो ये क्या बन गया? सिंगर। अब ये क्या बन गया? कॉमन नाउन। हमने कॉमन नाउन बनाया किससे? वर्ब से। तो वैसे ही, ठीक है, ग्राफ से बना ग्राफर, उस काम को करने वाला, तो जिसकी गंदी हैंडराइटिंग हो, ठीक है, बेकार हैंडराइटिंग हो। कैकोग्राफ, ग्राफी मतलब राइटिंग, ग्राफी इज फॉर राइटिंग, ग्राफर उस काम को करने वाला जो जिसकी गंदी हैंडराइटिंग होती है, और जिसकी अच्छी हो तो क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी। सभी ने सुना होगा ना, छुट्टियों में देखो, वेकेशंस में ज्यादा गर्ल्स ही करती है सब कोर्सेज, है ना। कैलीग्राफी का कोर्स, इसमें आपको ऐसे सिखाया जाता है ना, ए को ऐसे बना के लिखो, मुझे तो आता भी नहीं है, ठीक है, बी को कैसे बनाते हैं,
ऐसे बनाते हैं ना बी को इस तरह से, तो ये कैलीग्राफी जिसमें आप लेटर्स को अच्छे तरीके से बनाना सीखते हो, कैलीग्राफी का जो कोर्स होता है। तो कैली का मतलब अच्छा, कैको का मतलब बैड, याद रहेगा। एंड ग्राफी इज फॉर राइटिंग, ग्राफर उस काम को करने वाला। नेक्स्ट, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन का मांस खाए। आजकल न्यूज में भी कितना आ रहा है ना, एक फ्रेंड ने अपने 3-4 फ्रेंड्स ने मिलकर एक फ्रेंड को मार दिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और उसे ही खा गया। सोचो, ये भी सब होता है दुनिया में। एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन फ्लैश को खाए, ठीक है, ह्यूमन फ्लैश को खाए, इंसान को मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके खा गया, ह्यूमन फ्लैश को, कैनिबल, नरभक्षी, ठीक है, नरभक्षी जिसे हिंदी में कहा जाएगा। एक होता है कार्निवोरस, कार्निवोरस, ठीक है, एक होता है हर्बीवोरस, एक होता है ओमनीवोरस, ठीक है, एक होता है स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स, इनको और देख लीजिए साथ साथ में। कैनिबल तो वो है जो इंसानों को खाए, ह्यूमन फ्लैश को खाए, ठीक है। कार्निवोरस जो देखो, हर्बी मतलब हर्ब्स होती है ना, पेड़ पौधे, हर्ब्स, एक ऐसा इंसान जो हर्ब्स को खाए, पेड़ पौधों को खाए, ठीक है। कार्निवोरस जो एनिमल्स को खाए, ये क्या है, एनिमल्स को जो खाता है, ठीक है, एनिमल्स को जो खाए, हर्ब्स जो पेड़ पौधों को खाए, ओमनी जो दोनों को खाए, जो हर्ब्स को भी खाए और प्लस कार्निवोरस मतलब एनिमल्स को खाए, ठीक है, हर्ब्स और एनिमल्स दोनों को खाए। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो जिंदा रहते हैं, जो फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। ये क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को दे फीड, ठीक है, दैट हैव बीन किल्ड बाय, दैट, इसको पूरा लिख लीजिए, दैट हैव बीन किल्ड बाय अदर प्रीडेटर्स, ठीक है। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो डेड एनिमल्स को, डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। वो डेड ऑर्गेनिज्म जो किसी और ने किल किया है, ठीक है। मान लो लायन ने कोई चीज को मारा, ठीक है, और उसको आधा खा लिया, आधा बच गया, तो जो स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो मरे हुए जानवरों को, जो कहीं मिल गया, पड़ा हुआ मिल गया, उनको खा लेते हैं, ठीक है। कैनिबल्स क्या होते हैं, ह्यूमन फ्लैश को खाने वाले। कार्निवोरस जो एनिमल्स को खाएं, ठीक है। हर्बीवोरस वो होते हैं जो हर्ब्स को खाएं, ओमनी मतलब दोनों, हर्ब्स को और कार्निवोरस दोनों को। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, वो डेड ऑर्गेनिज्म जो किसी और के द्वारा मारे गए हैं, याद रहेगा, ये खुद का नहीं करते शिकार, किसी और ने शिकार किया, बच गया, पड़ा हुआ मिल गया, वो खा लिया, इस तरह से। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, एक ऐसा पर्सन जो सेम टाइम पे, इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर हम बात करें, अभी आप सर्च करना अरुंधति रॉय, ठीक है, शी इज अ इंडियन ऑथर, वेरी प्रोमिनेंट ऑथर अरुंधति रॉय। और अगर हम अमिताभ घोष की बात करें, अमिताभ घोष, ये दोनों ही क्या है, इंडियन राइटर्स हैं। अब इन दोनों राइटर्स को हम क्या बोलेंगे, कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी होता क्या है, एक ऐसा इंसान, ऐसे राइटर्स, ऐसा इंसान जो उस समय, मान लो हमारी इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, उनके बारे में जैसी चल रही है वैसा ही बुक में हूबहू लिख दे, तो उन्हें बोलते हैं कंटेम्परेरी राइटर्स, ठीक है, कंटेम्परेरी लोग, कि जैसा हमारे इंडियन पॉलिटी में जो चल रहा है, हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आज इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, जैसा है वैसा अपनी रचनाओं में लिख दें, तो उन्हें बोलते हैं कंटेम्परेरी। हम बात करें तो इंडिया के बेस्ट कंटेम्परेरी राइटर्स में से एक हैं अरुंधति रॉय जी और अमिताभ घोष, आप सर्च भी कर सकते हैं इसे। तो ये क्या हो गया, कंटेम्परेरी राइटर्स जो इंडियन पॉलिटी के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर लिखें, ठीक है, कंटेम्परेरी राइटर्स। A person who regards the whole world as his country, भाई जो पूरी कंट्री को अपना घर समझे, क्या बोलेंगे, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, कॉस्मो मतलब पूरा, अपना घर समझे जिसमें पूरी पृथ्वी समा जाए। One who is the center of attraction, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, साइनाशोर, साइना, इसकी साउंड क्या होगी, साइनो, साइनोशोर, साइनोशोर। ये वो लोग होते हैं जो अपनी बातों से, अपने लुक से सामने वाले को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी स्पीच से, अपने बिहेवियर से, अपने लुक से सामने वाले को अट्रैक्ट करें, तो उसे क्या बोलेंगे, साइनोशोर, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं, कपिल शर्मा का जो शो आता है, कपिल शर्मा इज अ साइनोशोर ऑफ हिज शो,
ठीक है, क्योंकि वही है मेन, अपनी बातों से देखो सभी को अट्रैक्ट करता है, बोलने की कला तो है, तो साइनोशोर याद रहेगा। अब ऐसे लर्न कर लो, कपिल शर्मा इज अ साइनोशोर। अ पर्सन हैविंग अ सोफेस्टिकेटेड चार्म, एक ऐसा इंसान जिसका सोफेस्टिकेटेड चार्म हो, मतलब देखने में अच्छा हो, क्या बोलेंगे, डेबोनियर। डेबोनियर यहाँ पे बोल सकते हैं कर्टियस, मतलब ये वो इंसान है जिसको मैनर्स एटिकेट्स अच्छे हो, जिसके एक सभ्य इंसान, ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसको अच्छे मैनर्स एटिकेट्स हो, उसे वो क्या बोलेंगे, कर्टियस, आइडियल, डेबोनियर, ठीक है। अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोवर्स बाय हिज ऑरेटरी, एक ऐसा लीडर जो क्या है, सारी जनता को अपना फॉलोवर बना ले अपने ऑरेटरी, मतलब भाषण की कला से, ठीक है, मतलब एक ऐसा इंसान जो 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 भड़काऊ भाषण देता है, ठीक है, उसे बोलते हैं डेमागोग, डेमा फॉर लोग, गोग, ठीक है, डेमागोग। इसे रोबल राउस्टर भी बोलते हैं, रोबल राउस्टर, रेबल राउस्टर, इसका एक सिनोनिम है काफी अच्छा, रेबल राउस्टर, ठीक है, रेबल राउस्टर, एक ऐसा इंसान जो अपने भाषण से लोगों को अट्रैक्ट कर ले, भड़कीला भाषण दे, ठीक है, वैसा। अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोवर्स बाय हिज ऑरेटरी, ऑरेटरी मतलब भाषण, तो डेमागोग, डेमा मतलब लोग, लोगों को ही करेगा। अ डेबलर, ठीक है, डेबलर कौन होते हैं, डेबलर्स वो होते हैं जो सीरियस नहीं होते, ठीक है। अ डेबलर देखिए लिखा भी हुआ, नॉट सीरियस इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, एक ऐसा इंसान जो आर्ट साइंस और लिटरेचर में क्या है, सीरियस नहीं है, उसके उसे क्या बोलेंगे, डिलटेंटे, डिलटेंटे, याद कर लेना स्पेलिंग को। अच्छा, स्पेलिंग एरर में भी काफी बार आया है, इसमें क्या होता है ना, कभी तो एक टी को यहां से हटा देते हैं और एक ही जगह ना कभी ई कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना, काफी बार आया है स्पेलिंग एरर में, इसे अच्छे से करके जाइएगा। जो आर्ट में, साइंस में, लिटरेचर में क्या है, सीरियस ना हो, उसे क्या बोलेंगे, डिलटेंटे, मतलब एक ऐसा इंसान हर जगह अपना दिल फेंकता हो, ठीक है, कहीं उसका दिल ना लगता हो, ऐसे याद कर लो, हर जगह अपना दिल फेंकता हो, कहीं एक जगह टिक्के ना बैठता हो, कहीं एक जगह लगा अपना दिल ना लगाता हो, डिलटेंटे। वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, एक ऐसा इंसान जिसको खाने पीने का बहुत ज्यादा क्या है, शौकीन हो, तो क्या बोलेंगे, एपिक्योर, ठीक है। एक होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब ये वही होता है जो खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन होता है, पेटू जिसे बोलते हैं, बहुत खाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन आती है गवर्नमेंट की, जो बहुत ज्यादा खाता है, ठीक है, नेगेटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड है। और ये क्या है, जिसको आनंद आता है, किसमें, ईटिंग में और ड्रिंकिंग में। अगर मान लो ऑप्शन में हो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, एपिक्योर, तो ये क्या है बेटे, प्लेजर, इसको प्लेजर आता है, एक्सेस नहीं खाता, ठीक है, इसलिए एपिक्योर आया। अगर एक्सेस में खाता, बहुत ज्यादा कोई इंसान एक्सेस में खाए, ओवर ईटिंग करे, एक्सेस में खाए, तो क्या बोल दोगे, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, पेटू, इसको पेटू बोलते हैं। और जो शौकीन हो, एपिक्योर, प्लेजर, प्लेजर वर्ड से याद रखना, जो शौकीन है, एपिक्योर। एपिक्योर मेमन ना एक कैरेक्टर भी था, पता है, इसको सर्च करना गूगल पे, एपिक्योर मेमन एक कैरेक्टर था, शी वॉज अ लेडी, ठीक है। एपिक्योर मेमन एक ऐसा कैरेक्टर है जो शेक्सपियर ने अपनी एक नॉवल के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, वहीं से ये वर्ड आया है, एपिक्योर। शी वॉज अ लेडी, और खाने पीने की बहुत ज्यादा शौकीन थी वो, ठीक है, हर टाइम खाती पीती रहती थी, बहुत ज्यादा शौकीन थी, तो वहीं से ये वर्ड आया एपिक्योर। शेक्सपियर इंट्रोड्यूस दिस वर्ड, ठीक है, वन ऑफ हिज नॉवेल्स। चलिए, अ पोस्ट विदाउट, एक ऐसी पोस्ट जिसमें रिम्यूनरेशन ना मिले आपको। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है आपको कोई सैलरी ना मिले, आप ऐसा एक काम करते हैं, काम के बदले में सभी को पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलती है, भाई सैलरी और पेमेंट नहीं मिलेगी तो कौन काम करेगा, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसी पोस्ट जिसमें आपको आपके वर्क के बदले में आपको पेमेंट ना मिले, ठीक है, तो इस तरह की पोस्ट को क्या बोलेंगे, बाइगट, एफिमिनेट, इलिटरेट, ऑनररी। क्यों ऑनररी, समझे इसको। मान लो कुछ लोग होते हैं जैसे रिटायर हो जाते हैं बहुत अच्छी पोस्ट पे, है ना, तो रिटायरमेंट के बाद में क्या होता है कि उनको पेंशन तो मिलती है, ठीक है, पेंशन एक अलग चीज है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट क्या होती है ना, बहुत अच्छी पोस्ट पे जो रिटायर होते हैं ना, तो रिटायरमेंट के बाद भी ना उनको कुछ काम उनको कुछ काम देती रहती है गवर्नमेंट, ठीक है, एज अ ऑनर, ठीक है, एक काम देती रहती है, बट उस काम के बदले में ना उन्हें पेमेंट नहीं मिलती, पेंशन मिलती है, दैट इज सेपरेट थिंग, वो एक अलग थिंग है। लेकिन गवर्नमेंट एज अ ऑनर उनको ना रिटायरमेंट के बाद भी कि वो फ्री ना बैठे रहे, उनको कुछ कुछ काम दे देते हैं क्योंकि वो एलिजिबल है उस चीज को करने के लिए। तो इस तरह के काम को क्या बोलते हैं, ऑनरेरी, क्या बोलेंगे, ऑनरेरी, ठीक है।
तो ये थे गाइज हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमारे एमटीएस के पेपर में 2024 में आए हुए थे। हमने सारे वन वर्ड इस वीडियो में इनकलकेट किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड फिर नई और वीडियो के साथ आएंगे, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।